Okay, good evening, everybody. So let everybody join. We are starting in 1 minute. तब तक के लिए ये बताओ, जो हमने लास्ट में किया था प्रोडक्टिविटी वाला पोर्शन, उसमें किसी को कोई डाउट है? वहां तक किसी को कुछ पूछना है? एनपीपी, जीपीपी, इन सब में किसी को कोई डाउट है तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं तब तक। तो फिर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कौन से फॉरेस्ट में थी, कहाँ पे थी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, अगर मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करूं तो? ओके। और अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बोलूं तो ज्यादातर जो प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ पे हायर होती है? एनपीपी। यस, वेरी गुड। ओके, सो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट जो इकोसिस्टम का फंक्शन था, हाँ जी, कोरल रीफ्स बोल सकते हैं हम, या एस्चुरीज भी काफी रिच होती हैं। हम एक एक को फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्दर रीफ्स कितने टाइप्स की होती हैं, एस्चुरीज कितने टाइप्स की होती हैं, जब हम ये सब पढ़ेंगे तो हम अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हमने फर्स्ट इकोसिस्टम का फंक्शनिंग का पार्ट पढ़ लिया था। आज हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है डिकॉम्पोजिशन। अब डिकॉम्पोजिशन क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बोलें तो इसका मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसका किसमें ब्रेक डाउन हो जाना? स्मॉलर सिंपलर मैटर में ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, सिंपलर मैटर में। और इससे पहले हमें क्या पता है एक चीज, जो अर्थ फॉर्म्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। वाई सो? फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं क्यों? अर्थ फॉर्म्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमस के बारे में सबने सुना है ना? ह्यूमस क्या होता है? हमारा सॉइल में प्रोड्यूस होता है। जब अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, अर्थवॉर्म्स का फीकल मैटर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में जल्दी डिकम्पोज कर देता है, और फिर हमारा जो डार्क ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है सॉइल में, वो हमारा क्या होता है? ह्यूमस होता है। तो अल्टीमेटली जो डिकम्पोजिशन का प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होते हैं? ह्यूमस या ह्यूमस लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जब मेरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ? डिकम्पोजिशन बोलती हूँ। ठीक है, और ये करते कौन है? डिकम्पोजर्स करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजर्स में जैसे हमारे अर्थवॉर्म्स आ गए, और भी बैक्टीरिया हो गए, एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, फंजाई हो गई। ठीक है, काफी तरह की व्हाइट रोट फंजाई, ब्लैक रोट फंजाई, इस तरीके से काफी सारी फंजाई हो गई। तो ये सब क्या है? हमारे डिकम्पोजर्स हैं। और इसी प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को? जब हमारे डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन को डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम्स में। कौन से प्रोसेस के लिए? मिनरल्स की रिसाइकलिंग के लिए। क्योंकि एक बार जिन मिनरल्स को प्लांट ने ले लिया तो उन मिनरल्स को वापस सॉइल में आना है, ताकि बाकी के प्लांट्स उसको ले पाए। अभी हम साइकिल भी देखेंगे, उससे पहले हम स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है लीचिंग। थर्ड स्टेप होता है, ये सब टर्म से आप लोग फेमिलियर हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में। ठीक है, तो थर्ड हमारा स्टेप होता है कैटाबॉलिज्म। फोर्थ होता है ह्यूमिफिकेशन, जिसमें कि ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और फिफ्थ हमारा जो स्टेप होता है वो होता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, इसमें हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन हमें नाम से समझ आ रहा है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होगा? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाना। तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं या हमारे डेट्रीवोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डेट्राइटस को या हमारे ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देना। अब देखिए, क्योंकि जब लार्जर पार्टिकल्स हमें पता है स्मॉलर में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो उनका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन और अच्छे से हो पाएगा। ओके,
उसके बाद जब स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया तो क्या हुआ, उनमें से जो सोल्यूबल पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, लीचिंग के थ्रू नीचे चले जाएंगे। अब ये देखो स्मॉलर पार्टिकल्स का जब फॉर्मेशन हो गया तो ऊपर से क्या एक्ट करेगा, पानी भी आएगा। हमें पता है ना मॉइस्चर की कंडीशंस भी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें से जो सोल्यूबल मेरी मिनरल्स होती हैं या सोल्यूबल जो मैटर होता है वो सॉइल के अंदर क्या है, मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और लीचिंग का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है। क्या बोला मैंने कि जो भी मेरे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद जो मेरा डिग्रेडिंग मटेरियल था, इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट सोल्यूबल फॉर्म में थे वो क्या हो गए, सॉइल के साथ मिक्स हो गए। अब जब उन पे पानी की एक्टिविटी हुई, उनके ऊपर वाटर पड़ा, ठीक है, पानी आया, तो क्या हुआ, वो सॉइल होराइजन में नीचे वाली लेयर्स में चले गए। ठीक है, आप ये सॉइल में पढ़ोगे कि आंट ईथल बेक्स कुकीज रेगुलरली, उसमें जो OAE BC इस तरह से नीचे बेडरॉक होती है, तो वहां पे इस वाली लेयर का कलर क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, क्योंकि सारी जो डिपोजिशन है वो किस में चली जाती है, मेरी बी वाली में चली जाती है, सब सॉइल में, इसीलिए ये क्या हो जाती है, डार्कर हो जाती है। ठीक है, ये सब सॉइल में पढ़ोगे। तो लीचिंग से क्या होता है, जो मेरी मिनरल्स सोल्यूबल फॉर्म में होती हैं वो क्या चली जाती हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है उनका। उसके बाद देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, हमने दो प्रोसेसेस पढ़े हैं मेटाबॉलिज्म के पार्ट, है ना, जिसमें कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। अब ये देखो, अब हमारे सॉइल में क्या क्या मटेरियल बच गया, डिग्रेडिंग मटेरियल का। अब हमें पता है कि जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स थे ना वो तो रिमूव हो चुके हैं डेट्राइटस से, तो अब क्या करेंगे, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। एंजाइम्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे डेट्राइटस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। किसमें, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अब ये देखिए हमें पता है बाकी सारा पार्ट तो रिमूव हो चुका है। अब तो जो फंजाई के एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं, वो सारे इस पे एक्ट करेंगे यहाँ पे एंजाइम्स, और उसका कैटाबॉलिज्म कर देंगे, है ना। एनाबॉलिज्म क्या होता था, क्रिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, और वहीं पे कैटाबॉलिज्म क्या होता था, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मैटर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है ह्यूमिफिकेशन, या इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। सॉइल में भी आप तीन तरह के ह्यूमस के पार्ट्स पढ़ेंगे। ह्यूमस तीन तरह के होते हैं हमारे, ओके, ह्यूमिन्स, ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड। तो अभी के लिए ये जान लो कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस एक डार्क कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखो जिस मैटर को डिग्रेड होना था ना वो तो डिग्रेड हो चुका है, तो ह्यूमस क्या होता है, बहुत स्लो डिग्रेडिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जो कि क्या होता है, यूजुअली रेसिस्टेंट होता है डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये तभी तो एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन ही तो कंपाउंड बना है। तो जो ह्यूमस होता है वो कैसे नेचर का होता है, स्लो इन डिग्रेडेशन। तो माइक्रोब्स का एक्शन इस पे कैसा होता है, स्लो होता है। ओके, उसके बाद जो ह्यूमस है इसी में क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स का ये रिजर्वायर होता है ह्यूमस। ठीक है, ऐसे इसी के अंदर पूरे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमस क्या होता है, फर्दर ह्यूमस में से ही न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, माइक्रोब्स का स्लो एक्शन होता है। और क्या इसके काफी सारे फायदे होते हैं, जैसे हमारी सॉइल में क्या होता है, वाटर भी होता है और एयर भी होती है, राइट। पोर्स में पानी भी होती है और हवा भी होता है और पानी भी, राइट, एयर एंड वाटर दोनों की जरूरत होती है। तो ह्यूमस क्या करता है, फर्दर सॉइल में एरेशन भी इंप्रूव करता है। जब ह्यूमस फॉर्मेशन होती है ना तो सॉइल ऐसे क्रम्बल हो जाती है, तो इस तरह से बेटर एरेशन हो पाता है सॉइल में। ठीक है, लेकिन क्या बोला मैंने कि जब ह्यूमस होगा तो ह्यूमस पे माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, स्लो डिग्रेडेशन हो जाएगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट होता है हमारा मिनरलाइजेशन। हु इज गैलेक्सी J7, प्लीज रीनेम योर डिवाइस। उसके बाद आते हैं हम मिनरलाइजेशन पे। मिनरलाइजेशन जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है, इसमें क्या होता है, ह्यूमस पे जब स्लो डिग्रेडेशन करेंगे माइक्रोब्स तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर था ना, ऑर्गेनिक मैटर जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ था, अब वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा।
ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं यहाँ पे। कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स, सल्फर भी रिलीज होगा, फॉस्फोरस रिलीज होगा, ठीक है, और कुछ गैसेस लाइक CO2 भी रिलीज होंगी, पानी भी रिलीज होगा। ये सब कौन से प्रोसेस से रिलीज हो जाता है? एट लास्ट मिनरलाइजेशन से। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स थे, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की हेल्प से अब जो मेरा ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वापस से सॉइल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी तक किसी को कोई डाउट है? यहां से वापस से जो न्यूट्रिएंट्स थे किसके अंदर आ गए? सॉइल के अंदर आ गए, और वो मिक्सअप हो जाएंगे सॉइल के साथ। अब इसी के साथ हम एक और प्रोसेस पढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा मिनरलाइजेशन, एक इसके ऑपोजिट एक फिनोमिना होता है, वो होता है मिनरल इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन से क्या समझ आ रहा है? कि वो मिनरल्स हैं वो अब प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है प्लांट के लिए मिनरल्स की। ये कब होगा? अब देखिए, कुछ माइक्रोब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इमोबिलाइजेशन क्या बता रही थी मैं? रिवर्स प्रोसेस होता है ऑफ मिनरलाइजेशन, है ना। मिनरलाइजेशन से क्या हो रहा था? आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे थे, ठीक है। वहीं पे जो इमोबिलाइजेशन है वो क्या करेगा? न्यूट्रिएंट रिलीज को रिटार्ड करेगा, उसको रोकेगा। कैसे? जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करेंगे? माइक्रोब्स कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को टेकअप, है ना। माइक्रोब्स क्या करेंगे? अपने सेल्स में न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। जो भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कौन ले लेगा? माइक्रोब्स ले लेंगे, ठीक है, और उसको वो रिलीज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो कब रिलीज हो पाएंगे? जब इन माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी, ओके, वो तभी सॉइल में रिलीज हो पाएंगे। तो इमोबिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं? जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर था उसको खा तो लेते हैं, अपनी सेल वॉल में डिपॉजिट कर लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर उसको डिपॉजिट कर लेते हैं, और वो कब रिलीज हो पाएगा? जब इस माइक्रोब की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से वो रिलीज हो पाएगा, राइट। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इमोबिलाइजेशन। अभी तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्लियर नहीं है तो मैं रिपीट करूं, वरना हम आगे चलते हैं और साइकिल देख लेते हैं एक बार। क्लियर है, ओके। तो एक चीज और देखो, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इस पे भी काफी बार पूछा गया है, तो फैक्टर्स को ध्यान से पढ़ना है ना। तो फिर कल जिस चीज में कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ पे मैक्सिमम डेट्राइटस होता है और कहाँ पे मिनिमम, हम खुद से जज कर पाएंगे। तो जो पहला फैक्टर होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लिटर, ओके, क्वालिटी ऑफ लिटर। लिटर अल्टीमेटली डेट्राइटस का ही पार्ट होती है ना हमारी। बस हम ये बोल देते हैं कि जब फ्रेश लीव्स गिर के डिग्रेड होना स्टार्ट होती हैं सॉइल के ऊपर तो उसे हम लिटर बोलते थे। तो अब यहाँ पे देखो लिटर का क्या इफेक्ट होता है। एक बार हम सारे पैरामीटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। दूसरा रोल होता है टेम्परेचर का, ठीक है, डिकम्पोजिशन में। थर्ड जो हमारा पैरामीटर या फैक्टर होता है वो होती है एरेशन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2। उसके बाद जो फोर्थ हमारा पैरामीटर होता है वो होती है सॉइल की पीएच, ओके। इसके बाद फिफ्थ हमारा पैरामीटर है मॉइस्चर। अब एक एक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लिटर की। अब देखिए, क्योंकि लिटर क्या है? लिटर को ही डिग्रेड करना है। सबसे पहले जो फ्रेश प्रोडक्ट गिरता है, जैसे हमारी कोई लीफ एकदम से टूट के गिरी है, वो लिटर में कन्वर्ट होगी, फर्दर वो डेट्राइटस में कन्वर्ट होगी। तो अगर हम बोलें कि अगर जो डेट्राइट ये हमारा लिटर है ये किस में रिच है? इसके अंदर अगर लिग्निन या काइटिन प्रेजेंट है, लिग्निन या काइटिन ये सब प्रेजेंट हैं। अभी मैं दोनों बताऊंगी, कहाँ पे हमें लिग्निन मिलता है, कहाँ पे काइटिन मिलता है, और जो इनका ऑर्डर होता है डिग्रेडेशन का ऑर्डर वो भी मैं बता दूंगी। वैसे सॉइल में वो फिर आएगा, मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। तो हमें याद रखना है, अगर मेरा लिटर लिग्निन और काइटिन में रिच है तो उसका डिग्रेडेशन रेट कैसा होगा? स्लो हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन रेट कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब क्योंकि हमें लिग्निन और काइटिन के सोर्सेस पता होने चाहिए, वरना फॉरेस्ट में लिग्निन और काइटिन आया कैसे? तो हमें याद रखेंगे
कि जो लिग्निन है वो किसकी सेल वॉल में मिलता है, जो बार्क बनता है ना, ट्री का बार्क बनता है, बार्क किसकी वजह से बनता है, लिग्निन की वजह से बनता है, ठीक है। जो वुड है और बार्क की रिजिडिटी होती है वो लिग्निन की वजह से प्रेजेंट होती है। या मैं इसको बोलूं, आफ्टर सेल्यूलोज जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर होता है वो क्या होता है, मेरा लिग्निन होता है, ठीक है। लिग्निन समझ आया सभी को कहां से मिलता है। और काइटिन क्या होता है, काइटिन हमने जब वो पढ़ी होगी विटेकर वगैरह की क्लासिफिकेशन, तो उसमें हमने क्या देखा था, काइटिन क्या बनाता है, फंगल सेल वॉल बनाता है ना, फंगल सेल वॉल बनाता है। इसीलिए ये दोनों जो हमारे मटेरियल होते हैं ना, ये दोनों इजीली डिग्रेड नहीं कर पाते। ओके, और ये कहाँ पे मिलता है, कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, जैसे हमारे क्रैब्स हो गए, स्पाइडर्स हो गई, जिनकी जॉइंट लेग्स होती हैं, मतलब हमारे आर्थ्रोपोड्स, उनका जो ये बाहर का आर्थ्रोपोड्स वगैरह की सेल वॉल होती है ना, एक्सोस्केलेटन जिसको मैं बोलती हूँ, एक्सोस्केलेटन, वो भी कौन बनाता है, काइटिन बनाता है। और ये इनके अंदर ना कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होती है और क्रॉस लिंकेजेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिफिकल्ट टू डिग्रेड होते हैं, ठीक है। क्रॉस लिंकेजेस होते हैं या कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से, कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, इजीली डिग्रेड नहीं हो पाते, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर लिटर के अंदर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट है तो वो उतना ही स्लोली डिग्रेड करेगा। और वहीं पे अगर लिटर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो, या फिर दूसरे वाटर सोल्यूबल शुगर्स प्रेजेंट हैं, वाटर सोल्यूबल शुगर्स प्रेजेंट हैं, तो वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, फास्टली डिग्रेड करेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, हमें पता है कि डिग्रेडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, डिकम्पोजर्स हेल्प कर रहे हैं। तो वो डिकम्पोजर्स अपने एज अ फूड सोर्स किसको यूज करते हैं, या तो शुगर्स को यूज करेंगे या नाइट्रोजन को यूज करेंगे। तो इस हिसाब से जो क्वालिटी ऑफ लिटर है, अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या वाटर सोल्यूबल शुगर्स प्रेजेंट है, तो वो जल्दी डिग्रेड करेगा। इन फैक्टर्स को थोड़ा जल्दी लेते हैं। फिर दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अभी इसी बेसिस पे हम जज कर पाएंगे, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं उनको क्या चाहिए, माइक्रोब्स को अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब थोड़ी गर्म कंडीशंस चाहिए होती है अपनी एक्शन के लिए, ठीक है। तो जहां पे उन्हें वार्म कंडीशंस मिलेंगी और जहां पे मॉइस्ट कंडीशंस मिलेंगी, वहां पे क्या होगा, मॉइस्ट कंडीशंस में एक्टिविटी डिकम्पोजिशन की फास्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स को हाई टेम्परेचर और हाई मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स मैटर को डिग्रेड करने के लिए। और वहीं पे अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि माइक्रोब्स को अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है। अब देखिए, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ही जल्दी माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। अब ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं बैक्टीरिया, कहाँ से, सॉइल के पोर्स से, ठीक है। क्योंकि पोर्स के अंदर क्या होती है, एयर भी होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वहां से माइक्रोब्स क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल पीएच की। सॉइल पीएच की अगर बात करोगे तो जो या तो न्यूट्रल पीएच या फिर स्लाइटली एसिडिक, ऐसा देखा गया है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो या तो न्यूट्रल पीएच पे या स्लाइटली एसिडिक पीएच पे कैसी होती है, फास्टन अप हो जाती है या मैक्सिमम होती है। तो इन सब फैक्टर्स में अभी तक किसी को कोई डाउट है। अब ये देखो, ये सारे पैरामीटर्स मिलते कहाँ पे हैं सबसे ज्यादा, अभी कल हम बात कर रहे थे, यहां तक पहले बताओ क्लियर है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब देखो, कल किसी ने पूछा था ना कि इक्वेटर के पास मैक्सिमम डेट्राइटस होगा या फिर पोल्स के पास मैक्सिमम डेट्राइटस होगा। अब आप लोग ये पैरामीटर्स देखो, ऐसी कंडीशंस, हाँ जी, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में डेट्राइटस का फॉर्मेशन तो ज्यादा हो रहा है, बट वहां पे डिग्रेडेशन भी फास्टर है ना। तो फिर जो हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर है, डेट्राइटस है, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पा रहा, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी है, बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, यहाँ पे मॉइस्चर कंडीशंस भी अच्छी हैं, तो इसीलिए कैसी एक्टिविटी है, फास्टर एक्टिविटी है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा और क्या कर देगा, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर रिलीज कर देगा, राइट। वहीं पे पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे
यस यस, दैट यू विल स्टडी इन सॉइल। ठीक है, अभी यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा और फिर हम अपने आप कंपेयर कर लेंगे। अब पोल्स पे वहीं इसका ऑपोजिट होता है। पोल्स पे ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है जो वो कम बनता है, क्योंकि हमें पता है वहां पे ट्रीज भी कम है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली कम है टुंड्रा वाली वेजिटेशन में अगर बात करें। बट वहीं पे क्या है, ये डिग्रेडेशन का जो रेट है वो भी कैसा है, स्लो है ना। पोल्स पे कैसा रेट है, स्लो है, क्योंकि टेम्परेचर भी वहां पे कम है, टेम्परेचर भी नहीं अच्छे से मिल पाता, तो वहां पे इसकी वजह से क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी तो यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो मैटर इकट्ठा होता रहेगा इस तरीके से। राइट, अब कंपेयर कर पाए, अब समझ आया यहां तक, अभी तक जो हमने पढ़ा, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, आई एम शोइंग द लास्ट स्लाइड, ये लीजिए। इसके बाद हम एक बार साइकिल देख लेते हैं, ठीक है, जो अभी अभी पढ़ी है हमने। इस इज इट ओके, अभी चलूं नेक्स्ट पे? ओके, चलो नेक्स्ट पे समझ आ जाएगा, इसीलिए एक बार साइकिल देखो। ये कोई भी ट्री है, ठीक है, यहां से कोई भी लीफ गिरी है। अब इस लीफ को किसने खाया? हमने एग्जाम्पल जो कंसिडर किया था पहले, कैटरपिलर किया था, राइट? तो कैटरपिलर ने इस लीफ को खाया। अब जिस भी ऑर्गेनिज्म और ने इस लीफ को खाया वो फर्दर यहाँ से फूड चेन्स या फूड वेब में चली गई, ठीक है, फूड चेन्स या फूड वेब्स में चली गई। हम अभी सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहे हैं। अब जब इस कैटरपिलर की क्या हुई, डेथ हुई, तो वो जो अल्टीमेटली इसने न्यूट्रिएंट्स खाए थे वो कहाँ चले, सॉइल में चले गए। ठीक है, अब सॉइल से वापस कौन ले लेगा उनको, ट्री ले लेगा। ये वाली साइकिल क्लियर है अभी तक? जो मैंने अभी साइकिल बनाई ये समझ आई? बहुत सिंपल सी साइकिल थी, इतना इस पे फोकस भी मत करो, बस समझा रही थी तो बता दिया। अब इस कैटरपिलर ने जो लीफ खाई थी, यहाँ पे जो लीफ बच गई है ना, पूरी लीफ से जो कुछ पार्ट बच गया, उस पे किसका एक्शन हुआ, डेट्रीवोर्स, मतलब मेरे अर्थवॉर्म्स ने खाई ये लीफ। अब अर्थवॉर्म्स या फिर कोई फंजाई या किसी और बैक्टीरिया ने खाई या किसी और डेट्रीवोर ने खाई, तो फिर क्या हुआ, उससे भी क्या हुआ, ये सॉइल में चले गए, है ना। डेट्रीवोर जो भी अर्थवॉर्म का फीकल मैटर था, फीकल मैटर, उसने फिर फर्दर जो अपना फीकल मैटर सॉइल में रिलीज किया, तो उससे फिर से कहाँ चली गई, वो सॉइल में चले गए न्यूट्रिएंट्स, राइट। अर्थवॉर्म ने खाया, फीकल मैटर रिलीज किया, फिर से वो सॉइल में चले गए। अब यहां से जो सोल्यूबल मिनरल्स थी, सोल्यूबल वाली मिनरल्स क्या करेंगी, लीच डाउन हो जाएंगी, लीच डाउन हो जाएंगी और नीचे वाले होराइजोन्स में चली जाएंगी। वहीं पे जो मतलब ये क्या कर देंगी, अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर रही हैं, राइट, न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देंगी ऊपर। उसके बाद जो बचा हुआ था, जो सोल्यूबल नहीं होती, वो क्या करेंगी, इनसोल्यूबल मिनरल्स क्या कर लेंगी, कॉम्प्लेक्स बना देंगी। वो फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं रिलीज करेंगी सॉइल में, वो कॉम्प्लेक्स बना देंगी। जैसे हम पढ़ते हैं ना फॉस्फेट की साइकिल, फॉस्फेट कैसे कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होता है, इजीली क्या करता है, रिलीज नहीं करता न्यूट्रिएंट्स को। तो इस तरीके से वो इस तरीके से मिनरल्स की फॉर्म में अपनी जगह पे पड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई मिनरल या कोई माइक्रोब अपना एक्शन नहीं दिखाएगा। तो समझ आया अभी तक, यहाँ तक मैंने क्या बताया, कि अगर वो इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में रह जाएगा तो वो वहीं पे अपना इस तरीके से मिनरल बना लेगा, जब तक कि यहाँ पे या तो किसी पानी का एक्शन नहीं होता ग्राउंड वाटर के एक्शन से, या कोई और माइक्रोब अपना रोल नहीं दिखाता, यहाँ पे एक्ट नहीं करता, तब तक ह्यूमस तो रिलीज कराता है ना न्यूट्रिएंट्स को, ह्यूमस ही तो चाहिए होता है किसी भी सॉइल को। तो ह्यूमस तो मेन अमोर्फस वही होता है ना, ह्यूमस डार्क कलर्ड मटेरियल होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कराता है। ह्यूमस होता क्या है, आप लोगों ने ह्यूमस नहीं देखा? जो अर्थवॉर्म्स होते हैं हम वो किस लिए डालते हैं, एक्शन को फास्ट करने के लिए। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस को आप इन मिनरल कैसे बोल रहे हो कि ह्यूमस, ह्यूमस मिनरल नहीं होता। ह्यूमस तो सिर्फ क्या होता है, एक डार्क कलर का कंपाउंड होता है, जो कब बनता है, माइक्रोबियल एक्शन की वजह से डिकम्पोज होने के बाद जो चीज बनी। जैसे ये मेरा लीफ लिटर था, यहाँ पे एनिमल्स के रिमेन थे, ठीक है, इन सब ने जब डिग्रेड करना शुरू किया, ठीक है, तो लास्ट में जो हमें मटेरियल मिला जो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है।
आप अभी ह्यूमस का स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि 3 तरीके का ह्यूमस होता है, ठीक है। ह्यूमस ह्यूमस मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ मिनरल्स होता है ह्यूमस, बट ये क्या करता है, ये सॉल्युबलाइजेशन कराता है मिनरल्स का, जो क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है, रिलीज करवाता है मिनरल्स को। इनसोल्यूबल लीफ लिटर, हाँ जी, यस, लिटर जो भी है ये डेट्राइटस का ही पार्ट है, लिटर एक तरह का डेट्राइटस ही है, ठीक है। मतलब कोई भी, सबसे पहले ये बताइए कि डेट्रीवोर्स क्या होते हैं। डेट्रीवोर्स जो अभी मैंने पढ़ाया आपको, डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, ये फीड करते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर पे, क्या करते हैं, फीड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे। तो अर्थवॉर्म्स मैं क्यों बता रही हूँ, अर्थवॉर्म्स क्या करेंगे, मानो एग्जाम्पल से समझो, उन्होंने 1 kg ऑफ लीफ लिटर खाया, ठीक है, 1 kg लीफ लिटर खाया। अभी आपको टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म्स भी करने हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने फीकल मैटर में क्या रिलीज करेंगे, उन्होंने सिर्फ 10 kg अपना फीकल मैटर रिलीज की, 10 ग्राम्स, सॉरी 10 ग्राम्स छोड़ा, जो भी उनका फीकल मैटर था। अब जो ये फीकल मैटर है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ मिनरल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ मिनरल, दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये सब लिटर था जो इन्होंने खाया और अपने जाके अपनी बॉडी के अंदर उसको क्या कर दिया, थोड़े अमाउंट में कर दिया। अब जो ये थोड़ा अमाउंट है ये बहुत ज्यादा रिच है, रिच इन मिनरल्स, अल्टीमेटली ये डिग्रेड हुआ है, तो ये क्या है, हमारा ह्यूमस बन जाता है। नो, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस फर्दर रिलीज होंगे, और जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दे देंगे आपको। मैंने क्या बताया, इनसोल्यूबल वाले हैं जो वो जाके सीधा बैठ जाएंगे आपकी, जो नीचे मैं बता रही थी ना, सॉइल होराइजोन्स में चले जाएंगे नीचे, और जो सोल्यूबल वाले हैं, सोल्यूबल वाले आपको क्या दे देंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, जिनको क्या ले लेगा प्लांट, फिर से ले लेगा। आप इमोबिलाइजेशन समझे नहीं, जो मैंने अभी बताया था, इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में बताया। इमोबिलाइजेशन किस वजह से हो सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन की फॉर्म में भी तो हो सकता है। जब कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं नीचे जाके सॉइल में, जो कॉम्प्लेक्स इजीली रिलीज आउट नहीं करते, न्यूट्रिएंट्स को कॉम्प्लेक्स रिलीज नहीं करते, ये मैं आपको कहाँ पे बताऊंगी, फॉस्फोरस साइकिल में बताऊंगी, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल क्यों मेरी सेडिमेंट्री साइकिल है, ये आपको मैं तब बताऊंगी, ठीक है, कि फॉस्फोरस साइकिल क्यों मेरी सेडिमेंट्री साइकिल है। ह्यूमस का कंसेप्ट अभी समझ आया, सॉइल में नेहा मैम अभी ले रहे हैं 3 तरह का ह्यूमस, समझ आया कि ह्यूमस क्या होता है। हाँ जी, फिर वो कौन से सॉइल में कौन सी लेयर में बन जाते हैं, सी वाली लेयर में वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ठीक है, जो आई मीन बी वाली में, सब सॉइल में वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, कि इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है और कौन से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म्स में होते हैं, और वो क्यों नहीं न्यूट्रिएंट्स को इजीली रिलीज करते, ठीक है। अभी तक यहां तक क्लियर है जो मैंने अभी समझाया। जब आप समझोगे कि कॉम्प्लेक्सेशन हो जाता है, फिर आपको समझ आएगा कि फॉस्फोरस इतनी इजीली रिलीज क्यों नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि इतनी टाइटली बॉन्डेड होती है, जो इजीली रिलीज नहीं हो पाती। अभी तक ये डिकम्पोजिशन में किसी को कोई भी डाउट है, क्लियर है यहां तक। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल, इज माई स्क्रीन विजिबल नाउ। ओके, कैन यू सी व्हाट आई हैव रिटन नाउ। ओके, कैन यू सी दिस ह्यूमस जो मैंने अभी लिखा है स्क्रीन पे। एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, तो यहां तक अभी किसी को कोई डाउट है।
क्या also releases various minerals and that's why it's resistant decomposition. ह्यूमस क्या होता है, डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट होता है, वहां पे मैटर ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका होता है। अब वहां पे तो वो जो मैटर है ना, आप ये देखिए 1 kg से मैंने आपको बताया कि 10 ग्राम्स चीज प्रोड्यूस हुई है, तो वो सारी 10 ग्राम्स चीज किसमें रिच होगी, वो सारी 10 ग्राम्स चीज सारी मिनरल्स हैं। समझ रहे हो कि वो सारी क्या बची है, मैंने बताया अगर उसने 1 kg खाया तो कितना फीकल मैटर रिलीज किया, 10 ग्राम्स। अब ये 10 ग्राम्स सारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि जो भी सारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट था वो तो उसने अपने लिए यूज किया ना, जो रिलीज किया वो प्लांट के लिए रिलीज किया। जो भी सारे रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक लिटर होते हैं डिकम्पोज होने के बाद वो ह्यूमस बन जाते हैं। अर्थवर्म्स इस ह्यूमस की मिक्सिंग कर देते हैं मिनरल्स के साथ, ठीक है। जो ह्यूमस प्लस ऐसे मिनरल्स हैं इनकी मिक्सिंग हो जाती है, और जो ह्यूमस होता है इसी के अंदर क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैंने बताया ना, सॉइल में क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आएगा, सॉइल में नेहा मैम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी, ठीक है। हमें अभी डेट्रीवॉर्स की बात करनी थी, तो कुछ एक एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ डेट्रीवॉर्स के, उसके बाद हम चलते हैं, बस सीधा ऑर्डर करेंगे कि कौन कितनी जल्दी डिग्रेड होता है, और मैंने ये बता ही दिया कि कौन क्यों नहीं डिग्रेड होता। तो कुछ एक माउंटेन में होते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जैसे हमारी मशरूम्स हो जाएंगी। मशरूम क्या है हमारी, फंजाई है, ओके। और भी कुछ होते हैं जैसे पाइन बाक बीटल, इतना इसको करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एग्जांपल्स बता दिए। जैसे डेजर्ट्स में कौन हो जाएंगे, डेजर्ट्स में डेजर्ट सिल्वर आंट हो जाएगी, और फ्लाइज हो जाएंगी, कुछ मिलिपिड्स हो जाएंगे, ठीक है। मिलिपिड्स, ये एग्जांपल्स नहीं आते हैं, बस पता करने के लिए मैंने बता दिया। फॉरेस्ट में कौन हो जाएंगे, अर्थवॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, बीटल्स हो जाएंगे, और मशरूम्स हो जाएंगी, ठीक है। और भी कुछ एक बग्स होते हैं वो हो जाएंगे। अब पता तो होना चाहिए ना कि क्या होते हैं एक्चुअली जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। और फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या आ जाएंगे, जैसे हमारे क्रैब्स होते हैं, अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करें, राइट। ट्यूब वर्म्स होते हैं, कुछ एक हैग फिशेस होती हैं, ठीक है, ये हमारे सॉल्ट वाटर के अंदर। और वहीं कुछ फ्रेश वाटर में क्या मिल जाते हैं हमें, जैसे हमारा ईस्ट होता है, फंजाई, ठीक है। और कुछ एक स्नेल्स की स्पीशीज, ये सब क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में डिकम्पोज करते हैं। तो चलो अभी ऑर्डर देख लेते हैं। एक चीज होती है मेरी डिग्रेड हो जाना, इसके जो ऑपोजिट एक चीज होती है वो होती है प्रॉपर्टी रिकैल्सिटरेशन। रिकैल्सिट्रेशन, तो रिकैल्सिट्रेशन और जो बायोडिग्रेडेशन होता है ये एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स होती हैं। इसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन में तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर पाते हैं। वहीं पे रिकैल्सिट्रेशन क्या होता है, कुछ एक पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, या कुछ एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि अभी हमने बात की थी लिग्निन की, राइट, बात की थी काइटिन की, ये सब सब्सटेंसेस क्या होती हैं, ये लॉन्गर पीरियड्स तक क्या करते हैं, एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं, लॉन्गर टाइम तक, ठीक है, एक्सटेंडेड टाइम तक ये एनवायरमेंट में ऐसे ही रहते हैं, या फिर स्लो डिकम्पोजिशन करते हैं, या तो स्लोली डिग्रेड करेंगे या फिर डिग्रेड ही नहीं करते हैं, ठीक है। या तो हम बोलेंगे स्लो डिग्रेडेशन या नहीं डिग्रेड करते, नो डिग्रेडेशन। तो इन सब्सटेंसेस को हम बोल देते हैं रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंसेस, ओके। तो इनका एक ऑर्डर होता है जो आपने सॉइल में भी पढ़ा होगा, कि सबसे ज्यादा जो काइटिन होता है वो सबसे पहले क्या होता है, काइटिन को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है डिग्रेड करने के लिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्यों, क्योंकि काइटिन किसका बना है, ये फाइब्रस सब्सटेंस का बना है, जो कि एक्सोस्केलेटन बनाता है अर्थ्रोपोड्स का, फंजाई की सेल वॉल बनाता है, ठीक है। तो काइटिन सबसे स्लो डिग्रेड होता है। काइटिन के बाद हमारा आता है लिग्निन। लिग्निन क्या बनाता था, जल्दी बताइए, अभी अभी मैंने बताया था लिग्निन किसकी सेल वॉल को बनाता है, या फिर कौन सा बार्क बनाता है, वेरी गुड, ठीक है। तो बताता है, हमने पढ़ा था किसको बनाता है, बार्क ऑफ ट्रीज या फिर वुड को, वेरी गुड। इसके बाद जो आता है हमारा, हम या तो यहाँ पे हम लिग्नोसेल्यूलोज लिख सकते हैं, अगर ये नहीं तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेल्यूलोज,
ठीक है। सेलुलोज क्या होता है ये तो सबको ही पता है, हमारी लीनियर चेन होती है जहां पे ग्लूकोज लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, राइट। ये किसको बनाता है, ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। हमने पढ़ा है ना, सेलुलोज किसका कंपोनेंट होता है, ग्रीन प्लांट्स की सेल वॉल को बनाता है सेल्यूलोज, राइट। उसके बाद हम चलते हैं हेमीसेल्यूलोज, ये भी इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और सबसे लास्ट में आ जाता है स्टार्च। ठीक है। तो अब मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये ऑर्डर दिया है और पूछ लेंगे कि सबसे जल्दी डिग्रेडेशन वाली प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, तो हम क्या बताएंगे, कौन सा सबसे जल्दी डिग्रेड होगा, बताइए कौन सा सब्सटेंस इन सब में से। यस, वेरी गुड। और अगर वहीं पे पूछा गया कि कौन सा सब्सटेंस सबसे लेट डिग्रेड होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि काइटिन है, जो कि इन सब में से रिकैल्सिट्रेंट है, जो कि इजीली डिग्रेडेशन को नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्रॉस लिंकेजेस होती हैं और इसके अंदर लो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो इसीलिए डिकम्पोजर्स इसको डिग्रेड नहीं कर पाते। और वहीं पे अगर पूछ लिया जाए काइटिन को कौन डिग्रेड कर पाएगा, तो हम बोलेंगे कौन कर पाएंगे, काइटिनेजेस। ठीक है, काइटिनेजेस। काइटिनेजेस वो एंजाइम्स जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलेंगे जो कि काइटेन डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं। वहीं पे अगर पूछ लिया कि लिग्निन को कौन डिकम्पोज कर पाता है, अभी भी स्टडीज चली रही हैं, बट हमें पता है कि जो व्हाइट रॉट फंजाई है, एक तरह की फंजाई, वो क्या करती है, लिग्निन को डिग्रेड करती है। ठीक है, यहां तक अभी किसी को कोई डाउट। काइटिन को डिग्रेड कर देते हैं काइटिनेजेस, या फिर काफी सारे केमिकल मेथड्स हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं, जैसे काफी सारे मेथड्स हैं, डी एसिटाइलेशन कर देते हैं हम काइटोसन का, उनमें नहीं जाना। तो काइटिनेजेस डिग्रेड करेंगे काइटिन को और लिग्निन को व्हाइट रॉट फंजाई। उसके बाद आते हैं रोल क्या था, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, बट मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ। रोल क्या होता है डिकम्पोजर्स का, डिकम्पोजर्स क्या थे हमारे, डिकम्पोजर्स माइक्रो कंज्यूमर्स हैं या फिर ये हमारे सेप्रोफाइट्स हैं। अगर पूछा जाए कि एनवायरमेंट में मिनरलाइजर्स का रोल कौन प्ले करता है, तो हम क्या बोल देंगे, मिनरलाइजर्स भी कौन होंगे, डिकम्पोजर्स। अल्टीमेटली आपको न्यूट्रिएंट्स किसने रिलीज कराए, जो ट्रैप्ड थे, जैसे ये ऑर्गेनिक रिमेन्स थे ऑर्गेनिजम्स के, है ना, डेड एंड डिकेइंग, इसको और इनऑर्गेनिक फॉर्म में किसने कन्वर्ट किया जिसको प्लांट ले पाए, ये थे हमारे डिकम्पोजर्स, राइट। recalcitrant substances, okay, I'm coming to your question नीलेश। एक बार मैं ये बता दूं, ठीक है, रोल ऑफ मिनरलाइजर्स, फिर मैं आपको बताती हूँ जो भी डाउट है। अब देखिए, जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजर्स भी बोलते हैं। अब एक बार पूछा गया कि अगर मैं डिकम्पोजर्स को रिमूव कर दूं एनवायरमेंट से तो क्या होगा, तो वो एनवायरमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, तो इनका रोल बहुत क्लियर है, इनको हम रिड्यूसर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सब नाम किसके लिए हैं, हमारे डिकम्पोजर्स के लिए हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, मिनरल की रिसाइकलिंग करा रहे हैं, राइट, मिनरल रिसाइकलिंग। अब जिन मिनरल्स को एक बार प्लांट ने ले लिया था, अगर वो इसी फॉर्म में पड़ी रहेंगी, यहाँ पे लीफ की फॉर्म में ही ये मैटर पड़ा रहता, या कोई डियर की डेथ हुई है, वो डियर यूं का यूं रहता, तो वो वापस से सॉइल में नहीं जा सकते थे। तो ये सब किसने पॉसिबल कराया, हमारे डेट्रीबोर्स ने कराया या डिकम्पोजर्स ने कराया। अभी तक किसी को कोई डाउट है इसमें, मैं आपका क्वेश्चन देख लेती हूँ, यहां तक किसी को कोई डाउट। तो अगर ये क्वेश्चन आया था नेट में कि अगर डिकम्पोजर्स को रिमूव कर दिया गया तो क्या होगा, तो काफी सारे ऑप्शंस थे जिसमें कि क्या आंसर था हमारा, कि मिनरल साइक्लिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, देयर ओके। तो recalcitrant substances इन ह्यूमस, आप मुझे ये बताइए आपको ह्यूमस से समझ क्या है, आप ये बताओ कि ह्यूमस है, ह्यूमस प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको अच्छा लगा कि वो बुरा सब्सटेंस लगा। रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्लो डिग्रेडेशन जाते हैं या फिर डिग्रेड नहीं होते, राइट। तो मैं बोल रही हूं अगर लिग्निन प्रेजेंट है या काइटिन प्रेजेंट है, ये तो स्लो डिग्रेडेशन जा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, मेरा कैसा सब्सटेंस हुआ, रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंस हुआ।
ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंस। अब जो भी आपका डिग्रेडिंग मैटर है, बार्क है, जो कि एक ट्री में से निकल के डिग्रेड हो रहा है, तो आप बताइए क्या वो बार्क में जो है वो लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा? जब वो बार्क फॉल ऑफ हो रहा है ट्री से और डिग्रेड करेगा, तो क्या इस बार्क में प्रेजेंट होगा रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंस, मतलब लिग्निन? लिग्निन क्या करता है, इस तरीके से आपका ये बार्क है और ये अंदर वाले सेल्स हैं, इनके बीच का स्पेस फिल करता है लिग्निन, उसको स्टिफनेस देता है। तो ऑब्वियसली है ना कि लिग्निन तो प्रेजेंट ही होगा बार्क के अंदर। तो मैंने ये बताया, वो जो लिग्निन है ना, वो स्लो डिकम्पोजिशन करेगा, स्लो डिग्रेडेशन करेगा। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर पे ये लंबे टाइम तक रहेगा, मतलब डिग्रेड करने में ये काफी टाइम लगा देगा। मेरा मतलब ये था, ये समझ आया? तो ऑब्वियसली जो डिग्रेडिंग मैटर है उसके अंदर तो प्रेजेंट होगा ना ये, बट मतलब ये है कहने का कि ये क्या करेगा, स्लो डिग्रेडेशन करेगा, बट डिग्रेड तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको उन दोनों के नाम बताए कि जो मेरी ये है कौन सी, व्हाइट रोट फंजाई, वो किसको डिग्रेड करेंगी जल्दी, लिग्निन को डिग्रेड करेंगी। लिग्निन को डिग्रेड करेंगे तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली सॉइल में ह्यूमस बनेगा, राइट? काइटिन डिग्रेड होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से, अल्टीमेटली क्या बनेगा सॉइल में जाके, ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस, ह्यूमस में होता क्या है, 60 to 80% सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट होता है। नाइट्रोजन इजीली मिल पाती है फिर सॉइल में एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, अभी समझ आया? ह्यूमस का कॉम्पोजिशन होता है कि 60% उसमें कार्बन हो जाता है हमारा और 6% नाइट्रोजन होता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर में। अभी आप पढ़ोगे 3 तरीके के, ठीक है, जो फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब न्यूट्रिएंट्स को आपको रिलीज करवा देता है। अभी तक किसी को कोई और डाउट है तो प्लीज पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट रोल पे चलेंगे जो कि हमारा क्या होता है, एनर्जी वाला, एनर्जी। हाँ जी, डेट्रीवोर्स एंड डेट्राइटस सेम ही है। डेट्राइटस क्या होता है, डेट्राइटस उस मैटर को कहते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम ये टर्म्स जब हम अपना 12th में पढ़ते थे तो हमने इन दोनों टर्म्स को अलग से पढ़ा है, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना, बट मैं फिर भी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, बता देती हूँ क्या डेफिनेशन होती है। हम जब पढ़ते हैं ना डीकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स, अब ये देखो, जैसे वैसे तो हम इन दोनों टर्म्स को कैसे यूज करते हैं, सिनोनिमसली यूज करते हैं, पर अगर किसी को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो लिख लीजिए, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स बिल्कुल सिनोनिमस टर्म्स होती हैं। बट हम कभी कभी इनको क्या करते हैं, जब हम डिटेल्ड इनकी स्टडी करने लगते हैं तो हम इनको दो डिफरेंट टर्म्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तब हम डेट्रीवोर्स क्या बोलेंगे, डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट फीड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स। अब आप रिलेट कर पाओगे कि जब आप इनकी डेफिनेशंस ढूंढते हो ना, या तो आपको ये एक ही जैसी डेफिनेशंस मिलेंगी। अब इसमें आप डिफरेंस कैसे पता करोगे वो समझना है। और ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इनमें क्या समझ आया आपको, डेट्राइटस तो आपने क्या समझा, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो डिग्रेड कर रहा है वो तो होता है डेट्राइटस। डेट्राइटस का ही एक पार्ट हमारा लिटर भी होता है जो सॉइल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहीं पे डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो किस पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पे फीड करते हैं, डेड प्लांट्स के, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, मतलब डेड मैटर पे। इसका एग्जांपल में हम क्या ले लेंगे, अर्थवॉर्म्स, ओके, क्रैब्स भी आ गए, फ्लाइज भी आ गई, ये सारे मेरे क्या हैं, डेट्रीवोर्स हैं। वहीं पे जब मैंने बोला डिकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अब अर्थवर्म तो आपको पता है, अर्थवर्म उस पर फीड भी करता है लेकिन अर्थवर्म उसको ब्रेक डाउन भी करता है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे अर्थवर्म आ जाएगा। वहीं पे हम बोल सकते हैं फंजाई हो गई, एक्टिनोमाइसिटीज हो गए, और मेरे बैक्टीरिया हो गए। अब आपको समझ आया, एज सच कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों को हम सिनोनिमसली पढ़ते हैं, ठीक है। डेट्राइटस, डेट्रीवोर्स, डिकम्पोजर्स, ये सब हम एक साथ पढ़ते हैं। बट अगर हमें इनमें थोड़ा किसी को अगर है कि पढ़ना है, तो डेट्रीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट पे, ठीक है।
और डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के, राइट, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। और वहीं पे डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, सो अभी ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। हमारा दूसरा फंक्शनिंग भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, एनर्जी फ्लो शुरू करेंगे। एनर्जी फ्लो के बारे में थोड़ा सा देख लो, फिर हम कल शुरू कर देंगे एनर्जी फ्लो। ठीक है, अब एनर्जी फ्लो में क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें क्या करना है, जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, इकोसिस्टम का जो एनर्जी फ्लो है, इकोसिस्टम के एनर्जी फ्लो को लिंक करेंगे हम किससे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज से। ओके, थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉज से, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ 1 एंड लॉ 2। ठीक है, 1 एंड 2 से। किसी को याद है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ? चलो अभी डेट्रीवोर्स तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। तो हमारे दो इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं वो क्लियर हुए। थर्ड जो हमारा होता है वो एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो को हम कल स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आज हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है उसमें। यस, तो जो लॉ 1 होता है वो क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट क्या हो सकती है एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब देखिए, हमें इसको लिंक करना है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी है वो कहाँ पे तो क्रिएट हो रही है और कहाँ पे वो कैसे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो कल जब आप समझोगे कि हमारा जो सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें क्या देगा, सोलर एनर्जी, जिसको प्लांट्स क्या करेंगे, फर्दर केमिकल एनर्जी में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से जो ये एनर्जी है इसका फ्लो भी कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ये हम किस में पढ़ेंगे, ये हमारा एक लिंडमैन ने लॉ दिया था 10% एनर्जी लॉ, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, इस तरीके से हम इकोसिस्टम्स को लिंक करेंगे किससे, फिजिक्स के लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरा हमारा लॉ क्या कहता था बताइए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब भी, आप लोग बता रहे हो या मैं बता दूं? ओके, मैं बता देती हूँ कि जब भी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जब भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हीट या एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो जब भी, वेन एवर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म होती है, तो देर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस फॉर्म में, या तो रिलीज ऑफ हीट हो जाएगा या किसी और फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, रिलीज हो जाएगी। तो क्या समझ आया कि जब भी एनर्जी हमारी किसी भी, इसकी दूसरी फॉर्म में लिख लो, ये देखिए, जब भी क्या होगा, कन्वर्जन होगा किसका, एनर्जी का, किसमें, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, राइट। तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होंगे, एनर्जी के लॉसेस होंगे। अब इसको जब आप इकोसिस्टम से लिंक करोगे तब आपको समझ आएगा कि किस फॉर्म में एनर्जी हमारी रिलीज होती है और कितने % ऑफ एनर्जी जा पाएगी। अभी जिसमें 10% एनर्जी लॉ की बात कर रही थी ना, वो अच्छे से समझ आएगा। मुझे लग रहा है अभी 10 मिनट हैं, तो क्या हम ये दोनों लॉज कर लें? अभी 10 मिनट्स हैं तो फिर हम कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैंने जो दोनों लॉज बताए, डेफिनेशंस तो सबको क्लियर है ना कि दोनों लॉज क्या स्टेट करते हैं? ओके, चलो अब इनको लिंक करते हैं इकोसिस्टम से, राइट। फर्स्ट लॉ को हम किस तरीके से लिंक करेंगे, अब ये देखिए, शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, तो हम फर्स्ट लॉ को पहले लिंक करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि जो इकोसिस्टम्स हैं, मतलब वो कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड हैं, तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पे। लेकिन मेनली जो यूजीसी ने अपने आंसर में दिया था कुछ साल पहले, तो वो फर्स्ट लॉ को मेन बताया था। ठीक है, बट हमारे दोनों लॉज हैं जो वैलिड हैं। अब देखो, एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी का सोर्स कौन है,
एनर्जी आती है सन से, राइट। एनर्जी बजट आप लोगों ने पढ़ा है, एनर्जी बजट, वरना मैं कल बता दूंगी, ठीक है, कि जो मेरी एनर्जी आती है 100% एनर्जी, उसमें से सिर्फ 51% ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और प्लांट्स कितना यूज कर पाएंगे वो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, वो सब मैं कल बताऊंगी। अभी देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सन से एनर्जी आई, कौन सी एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आई। किस फॉर्म में एनर्जी आई है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में, राइट। इसको प्लांट्स ने किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो जब प्लांट्स, जो भी सन से मेरी एनर्जी आई है, उसका कितना परसेंटेज ऑफ प्लांट्स ले पाए हैं, वो हमें कौन बताएगा, 10% एनर्जी लॉ, ठीक है। ऐसे जब स्टडीज की थी, मतलब इस पे जब देखा गया, तो जितने परसेंट ऑफ एनर्जी हमारी आती है ना सन से, उसका सिर्फ 2%, अप टू 2%, ठीक है, या 1 to 2% वही प्लांट्स को मिल पाता है। क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है प्लांट, मतलब जो आती है सन से, उसमें से सिर्फ जो प्लांट्स ले पाते हैं ना, वो कौन सा रीजन होता है, पार होता है। पार का मतलब हमारी विजिबल रेडिएशंस, ठीक है। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कौन सी होती हैं, कौन सी वेवलेंथ होती है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, या विजिबल लाइट कौन सी वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, बताइए, ठीक है। यस, यस। तो 400 to 700 हम ले लेते हैं जनरली, जो कि मेरी क्या होती है, पार होती है, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। इसी को यूज करके प्लांट क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब क्योंकि सब लोग किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का भी मैं कल बता दूंगी आपको, कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, वो कैसे केमिकल्स को यूज करके अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स की ना बात करें, तो सबके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन होता है, सन होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या बताया कि जो सन से रेडिएशन आ रही थी, टोटल रेडिएशन, उसमें से लेस देन या अबाउट 50% क्या होती है मेरी, पार होती है, ठीक है। पार क्या किया हमने डिस्कस अभी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, राइट। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसी को प्लांट्स यूज करते हैं। बट इसमें से भी क्या होता है, जो मैक्सिमम मेरी सोलर एनर्जी होती है, वो क्या हो जाती है, यूज नहीं हो पाती, अर्थ को पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, या तो स्कैटर हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर नॉट एब्सॉर्ब्ड, राइट, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आपको एनर्जी बजट भी मैं कल करा दूंगी, इसके बारे में भी थोड़ा बता दूंगी ताकि अच्छे से समझ आए। अभी हम क्या याद रखेंगे, अगर 100% रेडिएशन सन से आ रही थी, उसमें से 50 या लेस देन 50% मेरी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस थी, जिसमें से प्लांट्स को कितनी मिल पा रही हैं, अगर मैं बोलूं टोटल इंसिडेंट, ये क्या थी मेरी, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना पार्ट, सिर्फ 1 to 5%। हाउ मच परसेंटेज, 1 to 5% किसका, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का। और वहीं पे अगर ये पार की बात करूं, तो 2 to 10% ऑफ पार। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्योंकि पार क्या हो गया, अगर मैंने पार को 50 लिया है, तो 100 का कौन सा पार्ट, हाफ वाला पार्ट। अगर ये चीज यहाँ पे 1 to 5 ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, तो 2 to 10% ऑफ पार किसको मिल जाती है, प्लांट्स को मिल जाती है। अभी तक किसी को कोई डाउट यहाँ तक, क्या बताया मैंने, फिर से सुन लो। जो मेरी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है, अगर वो 100% आई है, तो उसमें से प्लांट्स को कितनी मिल पा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसिडेंट का कितना परसेंट प्लांट को मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। और वहीं पे आपसे पूछा गया कि पार का कितना परसेंटेज प्लांट्स को मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 to 10% मिलता है, राइट। तो ये हमारा
प्लांट्स को मिलता है, और प्लांट्स इस एनर्जी को यूज करके क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, हर्बीवोर्स इन्हें खाते हैं। तो इसी तरह से हमारी साइकिल चलती है। तो हमने फर्स्ट लॉ को कैसे लिंक करा, अब बताइए। इसका मतलब क्या था कि एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। सन से कैसी एनर्जी आई, लाइट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू विच एनर्जी, केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स, राइट। और फर्दर इस केमिकल एनर्जी को कौन ले लेगा, प्लांट्स को हर्बीवोर खाएंगे, एनर्जी के फिर से कन्वर्जन होते रहेंगे, राइट। यहाँ पे फिर एसिमिलेशन होगा हमारा, जितना हम इंजेशन के बाद हम क्या करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे। ये मैं आपको एफिशिएंसी में दोनों टर्म समझाऊंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इस लॉ ने प्रूव कर दिया ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ट्रू होल्ड करता है इकोसिस्टम्स के लिए। अभी नेहा मैम की क्लास है तो इसीलिए हम रुकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ में यहां तक किसी को कोई डाउट अभी तक? तो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कहाँ पे किसने फॉलो किया, समझ आया ना अभी तक कि फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होल्ड्स ट्रू फॉर इकोसिस्टम्स, राइट। अब इसी तरीके से कल हम सेकेंड लॉ भी समझेंगे, हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी पढ़ेंगे, कल हम फूड चेन्स और फूड वेब्स भी कंप्लीट कर देंगे, राइट। उसके बाद हमारा लास्ट क्या बचेगा, सिर्फ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बचेगी, जिसमें हमें सेडिमेंट्री एंड गैसियस साइकिल्स करनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दोबारा बताती हूँ, अदरवाइज आज के लिए काफी है। सो क्लियर है ना सभी को? तो एंड करते हैं अभी वाली क्लास। किसी को कोई भी डाउट्स हैं तो फिर से पूछ लेना। अगर आपको ह्यूमस में फिर भी डाउट है तो मैं आपको टाइप्स ऑफ ह्यूमस दोबारा करवा दूंगी। वैसे आप सॉइल में पढ़ेंगे, क्योंकि आप शायद ह्यूमस को ना जज नहीं कर पा रहे कि ह्यूमस होता क्या है। आप इमेजेस देखोगे, जैसे आप वर्मी कंपोस्टिंग समझोगे, कंपोस्टिंग समझोगे, तो उसमें अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है ना, वो ह्यूमस ही होता है। तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। ओके देन, बाय।